हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 6। टॉपिक है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। ठीक है, आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। ठीक है, यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। इसका मतलब क्या है, यह शब्द बहुत ही व्यापक है, लेकिन इस अध्याय जब हम पढ़ेंगे इस अध्याय में तो इसके लिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए इसका उपयोग किया गया है। अतः उस तीर और तुक्का विधि से भिन्न है जिससे सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता था। सामान्यतः नियोजन के दो उपगमन होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। ठीक, खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। ठीक, यहाँ देखिए ये बॉक्स में क्या दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। ठीक है, परंतु 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया है। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक जो है एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए। ठीक है, और इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। इसके बारे में जानेंगे। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा था। ठीक है, क्षेत्रीय तथा सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रम के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था तथा कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले जैसे वर्तमान में उत्तराखंड, ठीक है, मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ,
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। 1951 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, ठीक है, और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए। फर्स्ट है कि सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, ठीक है। सेकेंड है स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास। थर्ड है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना। फोर्थ है अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। फिफ्थ है पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। सिक्स्थ है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई और ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई, ठीक है, और इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा इससे संबद्ध सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है, जिससे पारिस्थितिकीय निम्नीकरण हो रहा है। अतः सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों पूर्ण या आंशिक की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में फैले हुए हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। यह एक केस स्टडी है भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है भाई ये केस स्टडी। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है, ठीक है। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है।
क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा गद्दियाली भाषा में बात करते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण जो है वह भंगुर है। ठीक है, इन कारकों से ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ठीक है, ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही। ठीक है, इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। ठीक है, यहाँ देखिए इस बॉक्स में दिया हुआ है, यह क्षेत्र जो है यह 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तर अक्षांशों तथा 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है और यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच स्थित है। गद्दियों की आवास भूमि कहलाया जाने वाला यह क्षेत्र चारों दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है और इसका उत्तर में पीर पंजाल तथा दक्षिण में धौलाधर पर्वत श्रेणियां हैं। पूरब में धौलाधर श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है और इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियां बूढ़ील और टुंडेन बहती हैं। ठीक है, और गहरे महाखंडों का निर्माण भी करती हैं। ये नदियां इस पहाड़ी प्रदेश को 4 भूखंडों होली, खनी, कुगती और दुंडा में विभाजित करती है। शरद ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ती है तथा जनवरी में यहाँ औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए भरमौर संस्कृत शब्द ब्रह्मौर का अपभ्रंश है और इस पुस्तक में स्थानीय बोली की सुंदरता को बनाए रखने के लिए भरमौर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए यह है श्रीदार कृषि, पारंपरिक विधि द्वारा गेहूं निकालना। ठीक है, प्राथमिक कार्यों में संलग्न लोग। भरमौर क्षेत्र में आवासीय बस्तियां इस तरीके से है। पारंपरिक वस्त्र में एक महिला। ठीक, यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है। सीमा इस तरीके का जिला सीमा है, तहसील सीमा, नदी और भूआकृतिक प्रदेश एंड ग्राम सीमा। ये खानी क्षेत्र है, कुगती क्षेत्र, तुंदा नदी, तुंदा क्षेत्र रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी एंड होली क्षेत्र है, रावी नदी यहाँ इस तरीके से, बूदिल नदी, इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु होली और खानी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ
बसे गांव जो है वह अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। तुंदा और कुगती क्षेत्रों के दूरदराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर हैं। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से हुए सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी शामिल है। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गई। ठीक, स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण पर आधारित थी, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से की जाती है और इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। तो ये तो था केस स्टडी उस क्षेत्र का। ठीक है, अब हम जानेंगे सतत पोषणीय विकास, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती हैं। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। ठीक है, और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया गया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान की है और इससे पैदा हुए संवेग में ने प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया है और अनेक संस्थाओं का निर्माण और रूपांतरण किया है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। विकास की संकल्पना गतिक है। ठीक है, और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों में अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। ठीक है, पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए यह अनुभव हुआ कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक प्रक्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। उन्नीस सौ 80 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश है। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ और इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनपेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी। ठीक है, 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम, ये पुस्तक है एहरलिच की। ठीक है, और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में
विकास के एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत हुई। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रटलैंड थी। ठीक है, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, इसको ध्यान में रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत की। WECD में सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और बृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है ना, उसका उपयोग हम इस तरीके से करें ताकि हमारे आगे आने वाले भी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है, ऐसा ना कि हम खुद ही उपयोग करके उसको ख़त्म कर दें, नहीं करना है, हमें स्मार्ट वे में उपयोग करना है ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र का दिया हुआ चित्र। ठीक, ये आपको नीचे बहाव क्षेत्र है, ये सतलज नदी, ब्यास नदी, हरिके बैराज है यहाँ। ठीक है, सतलज नदी पंजाब, गंगा नगर मुख्य नहर शिरा, ये पाकिस्तान है, ये भारत राजस्थान वाला क्षेत्र है। हरियाणा लुमकानसर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर मुख्य नहर पुंछ, यहाँ बाड़मेर है। ठीक है, यह इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र, एक केस स्टडी है, उसमें इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र को लेकर दिया हुआ है। देखते हैं क्या है भाई ये। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई, और यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है। ठीक है, राजस्थान के थार मरुस्थली पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है, और इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 960 किलोमीटर है। ठीक है, और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया है। चरण 1 का कमान क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है, और इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है, और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। चरण 2 का कमान क्षेत्र जो है वह बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है। इसमें स्थानांतरित बालू टिब्बों वाला मरुस्थल भी सम्मिलित है, जहां स्थानांतरित बालू टिब्बे पाए जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती हैं, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल हैं। ठीक, चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ में हुई, जबकि चरण 2 कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई आरंभ हुई। नहर सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र की परिस्थिति, ये क्षेत्र जो है वो शुष्क था, सूखा हुआ क्षेत्र था, लेकिन जैसे यहाँ नहर सिंचाई प्रसार हुआ तो यहाँ के क्षेत्र पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है।
ठीक है। इसी क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रमों से यहाँ भूमि हरी भरी हो गई है। ठीक है। इससे वायु अपरदन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ गई हैं। परंतु सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव, मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई है और इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा है। परंतु नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यह सघन सिंचाई का परिणाम है। निसंदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। जल भराव और मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हुई और इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणता पर भी प्रश्न उठ गए हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय के बारे में। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न उठाए हैं। पिछले 4 दशक में जिस तरह इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है ने विद्वानों के इस दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक सही ठहराया भी। ठीक है। यह एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पोषणता पर बल देना होगा। ठीक। इसलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं। फर्स्ट है कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना। ठीक है। और इस नहर परियोजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। सेकेंड है कि इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए किसानों का बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। थर्ड है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन और बारबंदी ओसरा पद्धति निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। ठीक। फोर्थ है कि इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। फिफ्थ है कि वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। सिक्स्थ है कि इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है कि यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। सेवेंथ है कि मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्रों में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल आबादी गांवों, कृषि सेवा केंद्रों, सुविधा गांवों और विपणन केंद्रों, मंडी कस्बों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित होगा। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन मकसद ये है कि अभी हमने जो पढ़ा वो अच्छे से आसानी से आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप
आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।